आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके 12th बायोलॉजी के डर को खत्म करेगा। ते रिश्तेदार बोल देते ना, अरे एक रखिया तो एक माई पे गईल, अरे एक नकिया तो एक बाऊ पे गईल। तो भैया यही लिए कहा जाता है क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए से और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन से। क्या बच्चे के शरीर में सिर्फ एक कोशिका होता है? आपका जवाब है नहीं। याद रखना, वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हम उन्हें रोगजनक कहते हैं, और वो कारक जो रोग को फैलाने का काम करते हैं उन्हें रोग वाहक कहते हैं। हेलो, तो आप आ चुके हो 12th में, लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं की हो, तो ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जो 12th स्टार्ट कर चुका है या जो अभी सोच रहा है कि हमको 12th स्टार्ट करना है। तो मेरे दोस्त, अब समय आ चुका है हमें तैयारी मजबूत करने का, और तैयारी आज से ही शुरू करने का। तो मेरे दोस्त, आज के छोटे से प्यारे से वीडियो में हम आपको पूरा बायोलॉजी एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी कहोगे मैं पूरा बायोलॉजी एक वीडियो में? हाँ जी, पूरा बायोलॉजी सिर्फ एक वीडियो में, जो आपको कहते हैं ना, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके 12th बायोलॉजी के डर को खत्म करेगा। तो एंड तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों को भी प्लीज फटाफट से शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर बात करें हम सबसे पहले बेसिक्स की, बायो स्टार्ट करने से पहले उनके बेसिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखना, वही बच्चा बायो में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला मेरे दोस्त, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो पहला हमारा टर्म आता है डीएनए। डीएनए क्या है? तो मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए डीएनए क्या है, तो आपको याद रखना है डीएनए जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारा शरीर लाखों, अरबों, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उन कोशिकाओं के मध्य में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना होता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो गुणसूत्र है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए आपका द्विकुंडलित यानी दो धागों से मिलकर बना हुआ कुछ इस प्रकार का संरचना होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और यह हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। यानी कभी आप सोचते हो जब बच्चा होता है तो बच्चे को देखते लोग बोल देते, रिश्तेदार बोल देते ना, अरे एक रखिया तो एक माई पे गईल, अरे एक नकिया तो एक बाऊ पे गईल। तो भैया यही लिए कहा जाता है। ठीक है, माँ बाप के जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन लेकर आता है? तो याद रखना, डीएनए लेकर आता है। कौन लेकर आता है? डीएनए। इसीलिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं जीवों का। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। तो एक टर्म बच्चा, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब आता है जीन। जीन क्या है? तो देखो, हमने कहा ये हमारा डीएनए। डीएनए एक, अगर बात करें तो हमारे शरीर में करोड़ों कोशिका और हर कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की लंबाई लगभग 2.2 मीटर होता है। अगर सारी कोशिकाओं से केंद्रक को निकाल, केंद्रक के अंदर से सभी कोशिकाओं के केंद्रक से अगर हम डीएनए को निकालें तो इतना लंबा धागा होगा, तो आप यहां से चांद तक जाकर के उसके 3 चक्कर लगाकर वापस आ सकते हो। इतना डीएनए हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, तो देखो ये हमारा डीएनए, लेकिन डीएनए में, इन इतने बड़े डीएनए में वो टुकड़ा जो किसी लक्षण को कंट्रोल करता है, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये जो इतना टुकड़ा है वो आंखों के रंग को कंट्रोल करता है, इसी को जीन कहते हैं। जीन क्या है? तो डीएनए, इतने लंबे डीएनए में वो टुकड़ा या वो हिस्सा जो किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करने का काम करता है, जो किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करने का काम करता है, हम उसे क्या कहते हैं? याद रखना, हम उसे जीन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे जीन क्या है, तो आपको इतना याद रखना है, डीएनए का वह खंड जो किसी विशेष लक्षण, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, किसी भी तरह के विशेष लक्षण को कंट्रोल करेगा, उस खंड को जीन कहा जाता है। और जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉनसन है। याद रखिएगा, जीन शब्द से आपका नाम किसी ने दिया ना, उसी तरीके से जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉनसन है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है।
कोशिका के मध्य में आपको क्या मिलेगा, तो कोशिका के मध्य में केंद्रक है और केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना होता है, इसी को क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना होती है, इसी को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। हमारी एक कोशिका के अंदर, मनुष्य में अगर बात करें तो मनुष्यों के एक कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी जोड़ियों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए से और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन से, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है। अगला हमारा टर्म है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। एक कोशिका से दो कोशिका बनना, ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिका बनने में जो विभाजन हो रहा है उसकी पूरी प्रक्रिया को सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सेल साइकिल या कोशिका चक्र क्या है, तो याद रखना एक कोशिका से दो कोशिका बनना, ठीक है, एक कोशिका के बनने से लेकर उसके, एक कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजित होने तक की पूरी प्रक्रिया सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र कहलाता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आ गया माइटोसिस, जिसे कहते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री का मतलब देखो, जब पैसा बांटना होता है ना, अगर हमारे पास 2 रुपया है और हम आपको भी 2 रुपया दे देंगे, इसको कहते हैं समसूत्री यानी समान विभाजन, ठीक है। जब वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो समान कोशिकाएं बनती हैं, यह शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। कभी हाथों में चोट लगा और थोड़े समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो चोट भर जाता है, वहां पर क्या होती है, नई कोशिका आ जाती है, लेकिन देखना वो कोशिका एकदम क्या होगी, आपके बाकी कोशिकाओं की तरह ही होगा, ठीक है। जैसे देखिए हमारा ये पूरा हाथ एक जैसा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पर काला है यहाँ पे नीला है, नहीं, सारी कोशिकाएं एक जैसी है। चोट लगने पर जब ठीक भी होगा ना, जो नई कोशिका बनेगी वो भी इनके तरह ही होगा, बस इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका बनता है और उसमें समान गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो सभी कोशिकाएं समान होते हैं, बिल्कुल जनक के समान होती हैं, ऐसे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। और ये विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, ताकि पूरा शरीर एक जैसा दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म में है अर्धसूत्री विभाजन। अब ये अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो मेरे दोस्त वह विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, यानी हमने अभी बोला कि हमारे शरीर में, हमारे केंद्रक के अंदर 46 गुणसूत्र है, अगर ये डिवाइड करके, अपने आप को बांट करके दो कोशिका बनाती है और दोनों में आधा गुणसूत्र जाए, यानी 46 का आधा 23 और इसमें भी 23, इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। वह विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, हम उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और यह युग्मकों के निर्माण के लिए होता है, ठीक है। जैसे समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, उसी तरीके से याद रखना अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में, ठीक है, जनन कोशिकाओं की वृद्धि या बोल सकते हैं युग्मक निर्माण के लिए होता है। किसके लिए, युग्मक निर्माण के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है युग्मक। अब ये युग्मक क्या है, ठीक है, युग्मक क्या है, तो प्रजनन कोशिकाएं, जैसे नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु, ठीक है, याद रखना। गैमेट क्या है, गैमेट होता है, गैमेट का मतलब होता है जनन कोशिकाएं, जो आगे चल करके एक नए संतान का निर्माण करेंगी। कोई पूछे युग्मक क्या है, तो युग्मक हमारे शरीर की वो जनन कोशिकाएं, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, लेकिन वो कोशिका जो आगे चल करके एक नए संतान को बनाएगी, उसे जनन कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। जैसे नर के शरीर में शुक्राणु बनता है, मादा के शरीर में अंडाणु बनता है। संतान बनाने के लिए हमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों चाहिए। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो हमारा एक संतान का निर्माण होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि संतान के निर्माण के लिए हमको युग्मक जरूरी है। जो भी जीव लैंगिक जनन करता है, जो भी जीव लैंगिक जनन करता है, उनमें निषेचन होना चाहिए, और निषेचन के लिए बच्चा याद रखना, उनमें युग्मक बनना चाहिए, उनमें युग्मक बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है युग्मनज। जैसे कि हमने कहा कि लैंगिक जनन में हमें एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए। नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जुड़ते हैं, तो यह एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज क्या है? वह द्विगुणित संरचना जो नर और मादा के आपस में मिलने से बनता है। वह द्विगुणित संरचना जो नर और मादा के मिलने से बनता है, हम उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, हम उसे युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ चुका है निषेचन। निषेचन अभी जस्ट हमने बताया, नर और मादा युग्मक का मिलना, नर और मादा युग्मक का आपस में संलयित होना, इसी को बच्चा हम निषेचन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? निषेचन। अगर आपसे कोई पूछे निषेचन क्या है, तो सिंपल सा डेफिनेशन, नर और मादा युग्मक का आपस में जुड़ना, आपस में संलयित होना, इसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया लैंगिक जनन में होता है। जो जीव लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन का मतलब जब नर और मादा मिलकर संतान बनाते, जब नर और मादा मिलकर संतान बनाएंगे तो हम उसे निषेचन कहते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और नर और मादा युग्मक का मिलना, इसे निषेचन कहा जाता है। इसे निषेचन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भ्रूण। तो देखो, हमने कहा नर युग्मक बन गया, मादा युग्मक बन गया, दोनों आपस में मिल गए, जिसको निषेचन कहते हैं। मिल करके युग्मनज बना दे। युग्मनज क्या होता है? बच्चे की पहली कोशिका। क्या बच्चे के शरीर में सिर्फ एक कोशिका होता है? आपका जवाब है नहीं, बच्चे के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो वो कैसे बनता है? तो देखो, जब नर और मादा युग्मक मिले तो हमारा क्या बनता है? तो आपको पता है, एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। अब ये युग्मनज अपने अंदर बार बार विभाजन करेगा। युग्मनज क्या करेगा? अपने अंदर लगातार बार बार विभाजन करेगा और विभाजन से निर्माण करेगा भ्रूण का। किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है, इसमें लगातार विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? लगातार विभाजन होता है और विभाजन से आपकी बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं जो आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेंगे। किसका? भ्रूण का। और याद रखना, जाइगोट यानी युग्मनज से भ्रूण का बनना, इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भ्रूणोद्भव का मतलब क्या है, तो सिंपल सा, युग्मनज से भ्रूण का बनना, युग्मनज से भ्रूण का बनना, इसे भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इसे भ्रूणोद्भव कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम। एंजाइम क्या है? तो देखो, अगर मान लो एक लड़का रेस में दौड़ रहा है ना, आपको पता है कि रेस में ये जीतेगा, लेकिन आपको क्या है कि फर्स्ट शक है कहीं गलती से हार गया तो आपने क्या किया? उसके पीछे कटहा कुत्ता लगा दिया, एकदम काटने वाला। वो जैसे जैसे कुत्ता को देखे, एक तो पहले तेज दौड़ रहा था, उसके बाद जैसे ही कुत्ता को देखेगा वो और तेज दौड़ेगा। बस हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनकी गति को तेज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंजाइम का। एंजाइम क्या है? तो ये शरीर में बनने वाले बायो कैटलिस्ट हैं जो शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ा देते। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। हमारा कटहा कुत्ता रेस में नहीं दौड़ रहा, वो जीतेगा हारेगा किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बिना रेस में पार्टिसिपेट किए कलुआ को जिता दिया, क्योंकि कलुआ उसको देख करके और तेज दौड़ रहा था। सेम उसी तरीके से हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनकी गति को बढ़ाने का काम एंजाइम करता है। कौन करता है? एंजाइम करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पर। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे टर्म है, ये सारा आप लोगों को कंप्लीट कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बायो में। अगला है हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या है? तो शरीर की ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक संदेशवाहक जो शरीर के विकास और कार्यों को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन क्या है? तो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनसे रासायनिक संदेशवाहक यानी कुछ हमारे एक रासायन के बने हुए संदेश पहुंचाने वाले
बनते हैं जो सभी कार्यों को, विकास को कंट्रोल करते हैं, हम उन्हें हार्मोन कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे हार्मोन क्या है, तो हमारी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक संदेशवाहक जो शरीर के विकास और कार्यों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हम उन्हें हार्मोन कहते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं, और साथ ही साथ माँ के जब बच्चा डिलीवरी कर देती है माँ, तो स्तन से जो दूध निकलता है उसमें हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। प्रसव में क्रमांकुचन के लिए संकुचन जो गति होता है, जो दर्द होता है, उसके लिए भी जरूरी है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन है। जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं, वो ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, एलएच हार्मोन ये लड़कियों में अंडे को बाहर निकालने के लिए जरूरी है, अंडोत्सर्ग के लिए जरूरी है। तो बहुत सारे हार्मोन हमारे शरीर में निकलते हैं और वो अलग अलग काम को कंट्रोल करते हैं। तो कोई पूछे हार्मोन क्या है, तो ग्रंथियों से निकलने वाले ऐसे रासायनिक संदेशवाहक जो शरीर के विकास और कार्यों को कंट्रोल करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपापचय। उपापचय क्या है, तो बस शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं। शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं जैसे खाना का पचना, सांस लेना, ये सभी क्या है, इनको ही उपापचय कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उपापचय क्या है, तो सिंपल सा जवाब, शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। अब आगे बढ़ते इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। आप देखो, हम पहले बंदर की तरह से झुक कर चलते थे, हमेशा कूदते रहते थे, नंगे पुंगे घूमते थे, लेकिन अब देखो, क्या अब हम वैसे रहे? नहीं ना। इसी को विकास कहते हैं। समय के साथ, ठीक है, धीमी गति से होने वाला परिवर्तन जो एक नई जाति का विकास कर दे, बस इसी को विकास कहते हैं। ठीक है, समय के साथ जीवों की विशेषताओं में धीमी गति से होने वाला क्रमिक बदलाव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। समय के साथ जीवों की विशेषताओं में होने वाला क्रमिक बदलाव, हम इसे विकास कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी क्या है, तो याद रखना, सजीव और उनके वातावरण। देखो, सजीव एक धरती पर हम रहते हैं, हमारे आसपास वातावरण, सूर्य का प्रकाश है, जल है, वायु है, ठीक है, हवा है, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे वातावरण है। तो हमारा वातावरण के साथ कैसा संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे पारिस्थितिकी क्या है, तो सजीवों और उनके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन, सजीवों और उनके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए पारिस्थितिकी क्या है। सजीवों और उनके वातावरण के बीच के संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोगजनक। रोगजनक का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाला। ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव जिसमें बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, जो रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले को रोगजनक कहते हैं, और रोग को एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाने वाले को रोगवाहक कहते हैं। तो वैसे याद रखना, वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हम उन्हें रोगजनक कहते हैं, और वो कारक जो रोग को फैलाने का काम करते हैं, उन्हें रोगवाहक कहते हैं। अगला है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी का मतलब है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता है। ठीक है, प्रतिरक्षी का मतलब होता है शरीर की रक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए प्रोटीन जो हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है, प्रतिरक्षी कहलाता है। प्रतिरक्षा क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। सिंपल सा। ठीक है, कोई पूछे प्रतिरक्षा क्या है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता। और प्रतिरक्षी, तो बच्चा याद रखना, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक प्रोटीन बनाता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है जो शरीर में बाहर से आए हुए बैक्टीरिया और वायरसेस को मारता है, उनसे लड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या है? जैसे हम जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में क्या करते हैं? जीवों के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान में जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से हमारा आनुवांशिकी है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स
आनुवांशिकी क्या है? तो सिंपल सा बच्चा, जीव विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, इसे आनुवांशिकता कहते हैं। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है हम उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाता है। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो सिंपल सा, किसी जीव का नाम से समझो। जैव का मतलब जीव, औद्योगिक का मतलब होता है औद्योगिक मात्रा में, और प्रो का मतलब होता है तकनीक। वह तकनीक जिसमें किसी जीव का इस्तेमाल करके औद्योगिक मात्रा में उत्पाद बनाया जाए जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी बहुत सारे अधिक मात्रा में उत्पाद बनाना, ठीक है। याद रखना, वह तकनीक, सिंपल सा, वह तकनीक जिसमें जीव का उपयोग करके औद्योगिक मात्रा में उत्पाद बनाया जाता है जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला हमारे पास आ चुका फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, प्लस H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का क्या समीकरण, 12th में आ चुके हो, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। तो आप लोग कमेंट में हाजिरी लगाकर बताना कि क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म चाहिए। अगर 100+ कमेंट्स आते हैं तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो फुल फॉर्म पर देंगे, ताकि आप एक वीडियो में सारे फुल फॉर्म को रिवाइज कर लो और अच्छे तरीके से याद कर लो। मेरे दोस्त याद रखना, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप 12th बच्चा नहीं समझ पाओगे। आपको 12th में बायो रटना नहीं है, बायो समझना है, और समझने के लिए ही हम आपके साथ हैं। तो याद रखना, आपका बायो होगा स्ट्रांग अगर आप करते हो हम पे भरोसा। आपके बायो में 90+ दिलाने का जो आप मेरा सपना है, और आपका जो सपना है 90+ मार्क्स लाने का, वो पूरा होगा जब आप करोगे हम पर भरोसा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना कि किसको किसको इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स चाहिए। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हेलो दोस्तों, तो आप आ चुके हो 12th में, और ठीक है, हेलो दोस्तों, तो आप बायो का स्टार्ट करने वाले हो। आप बायो में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, लेकिन आपका बायो तैयार नहीं है, बायो में बेसिक्स आपको पता नहीं है, तो बस ये वीडियो आपके लिए। अगर आप बायो स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे दोस्त, सबसे पहले इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं इनको ध्यान से समझ लेना। ये आपका बेस है। याद रखना, बड़ा सा बड़ा मीनार टूट जाता है अगर बेस स्ट्रांग न हो। तो बेस को स्ट्रांग करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हम आपको बताने वाले हैं उनको जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।